जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी। तो याद रखिए, एक ही वाक्य लिखूंगा फिर से कि धातु और जल, धातु और जल, जल के साथ धातुएं अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो दो प्रकार का उत्पाद बन सकता है। एक धातुओं का हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा या तो, ठीक है, और प्लस में हाइड्रोजन रहेगी। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ये बनाएगी, या धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाएगी और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन। तो ये दो प्रकार के उत्पाद यहाँ पे जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोजन ये बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोक्साइड कब बनेगा और ऑक्साइड कब बनेगा। तो इस चीज को समझिए आप कि जो जल है वो एक तो ठंडा जल होता है, एक उसी जल को गर्म कर दें तो वो भाप के रूप में आ जाता है ना। तो दोनों की जो क्रिया करने की दर है वो बदल जाती है। एक ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराएं, एक जल को हम गर्म करके उसके साथ भाप के रूप में अभिक्रिया कराएं, तो दोनों की जो क्रिया करने की दर है वो बदल जाती है और उसके बदलते ही यहाँ पे ये जो उत्पाद है ये भी अलग हो जाते हैं, ये भी बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम जल को ठंडा ले रहे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, आप ये चीज ध्यान रखिए, अगर जल ठंडा है तब तो क्या बनेगा, धातु का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगर हमने जल को भाप में बदल दिया अर्थात गर्म कर दिया, उबाल दिया और भाप बना दी उस, तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं, भाप। और अगर मैंने जल को भाप के साथ मतलब जल को भाप के रूप में लिया और धातु के साथ अभिक्रिया करवाया तो क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं ताकि और स्पष्ट हो हमारे पास। जब हम सोडियम को ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। याद रखिए क्यों निकली है, इसके थोड़ी सी गहराई में चले। देखिए तो सोडियम जो धातु है ना, ये पता है क्या करेगा, जब ये रिएक्शन करेगा, जैसे सोडियम को पानी डाल देंगे उसे ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया करके क्या करेगा, वो यहां से जाएगा और इस हाइड्रोजन को जो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है ना वो कैसे है, ऐसे है, मान लीजिए H और OH ये जल है, और ये जो सोडियम है, ये सोडियम गया यहां से और इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल दिया बाहर। वाटर के अंदर से हाइड्रोजन को सोडियम ने क्या किया, सोडियम गया रिएक्शन होते ही क्या हुआ, हाइड्रोजन बाहर तो OH बच गया और OH बच गया उसके साथ सोडियम जुड़ गया, तो सोडियम और OH दोनों जुड़ गए, NaOH हो गया। और ये हाइड्रोजन का एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ के किस रूप में बाहर निकलेगा, H2 के रूप में बाहर निकलेगा। हो गई ना। तो इस प्रकार से जो धातुएं हैं वो जल के अंदर से, जो जल है उसके अंदर से हाइड्रोजन को हटा देती है, विस्थापित कर देती है, जिसको उसका बेस्ट उदाहरण एक और पोटाशियम है। पोटाशियम को हम जब जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो वो जल भी कैसा रहेगा, यहाँ पे ठंडा जल रहेगा, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके ये KOH बना देगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस ये निकलेगी। क्या आप ये बता सकते हो कि हाइड्रोजन गैस को कैसे चेक करते हैं? देखिए मैं बताता हूं आपको हाइड्रोजन गैस कैसे चेक करते हैं। हाइड्रोजन गैस बन रही है इस डिलीवरी ट्यूब से, हम उसको हम सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर ले जाते हैं। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, साबुन का घोल,
साबुन का घोल। ठीक है, इस डिलीवरी ट्यूब को हम इसके अंदर साबुन के घोल में डुबो देंगे तो यहां से उसके बबल्स निकलेंगे, बबल्स ये। और इसके पास हम क्या करेंगे, एक जलती हुई माचिस की जो तिल्ली है वो ले जाएंगे। जब जलती हुई माचिस की तिल्ली को उस साबुन के बगुले के पास ले जाएंगे तो ध्वनि के साथ आवाज देगी, जलेगी। तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का अगर हमें पता लगाना है तो हाइड्रोजन गैस को आप किसी भी तरीके से बनाइए, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसको अगर आपको उसकी पता करना है कि वो हाइड्रोजन ही है, टेस्ट करना है, तो आप उसको साबुन के घोल के अंदर ले जाइए। उसमें से साबुन के घोल के बबूले, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी होगी, बबूले वो निकलेंगे। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौना रखते हैं, साबुन के घोल में डुबोते हैं और ऐसे फूंक मारते हैं, उसमें से वो बबूले निकलते हैं। साबुन के घोल के जो जिसमें हवा भरी होती है वो बबूले उड़ते हैं चारों ओर, आपने देखे होंगे। ऐसे ही बबूले यहाँ पे निकलेंगे साबुन के घोल के अंदर से। आप उसके पास माचिस की तिल्ली जला के ले जाओगे, पॉप ध्वनि के साथ वो जलेगी। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। ये आपको अगर करना है तो आप अपने अध्यापक की उपस्थिति में करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास हो गया कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोक्साइड ठंडे जल की उपस्थिति में बनेगा। अब हम जरा दूसरे उदाहरण पे आते हैं। तो जब धातु है और उसको हम भाप के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, भाप का मतलब जल ही होता है क्योंकि जल का ही गैसीय रूप है। तो इसके साथ जब अभिक्रिया होगी तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड बनेगा। किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ। हाइड्रोजन गैस के साथ। चलिए उदाहरण लेते हैं। यहां पे मैंने ले लिया जिंक धातु। जिंक धातु सोडियम पोटेशियम की तरह अति क्रियाशील नहीं है, कम क्रियाशील है। विशेष परिस्थिति चाहिए तो विशेष परिस्थिति में क्या किया हमने? जल को गर्म कर दिया, भाप बना दिया। तो जब हम जिंक को भाप के साथ अभिक्रिया करवा दें, यहाँ पे H2O, पर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये क्या है? भाप, जिसको हम स्टीम कह रहे हैं। उसके साथ अभिक्रिया करेगा, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? जिंक का ऑक्साइड। तो जिंक का ऑक्साइड बनेगा। उस जिंक के ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO, और क्या बनेगा साथ में? हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसमें भी वही हुआ है कि ये जिंक जो है ना, ये जिंक गया और इसने इस हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया, पूरे हाइड्रोजन को हटा दिया, ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन जो था वो जिंक के साथ जुड़ गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गई, है ना। इसी प्रकार का हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। एल्यूमिनियम भी जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और जल भी कैसा? भाप के रूप में जो है, भाप के रूप में, तो उसके साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम का क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो ये देखिए, अब आपको समझ आ गया होगा कि जल जो है दो रूपों में धातुओं के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठंडे रूप में और भाप के रूप में। तो जब ठंडे रूप में करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जब भाप के रूप में करता है अर्थात गर्म कर दें, धातु को गर्म करके रखें, जैसे लोहा है, लोहे को आप इतना लाल गर्म कर दें एकदम, और फिर उसके ऊपर पानी डाल दें तो वो पानी गर्म हो जाएगा, भाप बन जाएगा, तो वो अभिक्रिया होगी वहां पे, तो वो आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। वहां पे Fe3O4 वो बनेगा। क्या अभिक्रिया होगी? Fe प्लस H2O और Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, बनेगा ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि भाप बनी है वहां पे, पानी जो वो भाप में बदला है, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारे पास था। इसके अलावा देखो, अतिक्रियाशील हो गई, मध्यम दर की अभिक्रियाशील धातु हो गई। अब तीसरी हमारे पास अक्रियाशील, वो अभिक्रिया करेगी ही नहीं। तो गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये धातुएं अगर हम जल के अंदर डाल दें तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। सिल्वर,
गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जल के साथ वाटर की प्रेजेंस में नो रिएक्शन। तो आप सोने के आभूषण को, चांदी के आभूषण को पानी में डाल दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे पास यहाँ पे हमने दो कारक पढ़े हैं, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया और धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तीसरे पे चले। तीसरा हमारा है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्ल किसको कहते हैं? आपको याद है अम्ल किसको कहते हैं? अम्ल वो होते हैं जिनको हम जल में घोलते हैं तो क्या दे देते हैं? हाइड्रोजन एक्वस आयन दे देते हैं या हाइड्रोनियम आयन दे देते हैं, उनको हम अम्ल कहते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन एक्वस आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। तो उन्हीं अम्लों के साथ हम यहाँ पे अभिक्रिया करवा रहे हैं। और अम्ल शक्ति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, एक सांद्र अम्ल कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा तनु अम्ल अर्थात डाइल्यूट एसिड। तो यहां पे जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं तनु अम्ल, उसके साथ अभिक्रिया करने जा रहे हैं। देखिए, धातु जब भी तनु अम्ल के साथ, किसके साथ? तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु जब भी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु का लवण बनेगा, धातु लवण, और प्लस में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जरूर निकलेगी भाई, ये याद रखना है आपने। ठीक है, धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन बनाएगी। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। अतिक्रियाशील धातु का ले पहले सोडियम धातु है, तनु अम्ल मैंने लिया है यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसको मैं अभिक्रिया कर रहा हूं सोडियम, इसके साथ तुरंत अभिक्रिया करेगा। और सोडियम धातु जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl ये बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस तरीके से इसको संतुलित भी कर देंगे हम। तो सोडियम धातु तनु अम्ल है, यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, और इसको सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अभिक्रिया हो जाएगी तनु अम्ल के साथ। अगर मैंने यहाँ पे पोटाशियम लिया है उदाहरण के लिए और मैं उसको HCl के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं, तो यहाँ पे भी ये HCl कैसा है? तनु। तो इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? KCl और हाइड्रोजन गैस। ये लवण है धातु के और ये हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, उनके लवण के अंदर और हाइड्रोजन गैस ये बनेगी। एक बार हम ये कैसे बनी ये भी देखते हैं। देखिए, जो यहां पर ये HCl है, ये वाला HCl, ये जो HCl है HCl, ये पता है जैसे ही कोई धातु आएगी ना, ये इस HCl को तोड़ देगी। किस किस के अंदर? हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर। ठीक है, ये हाइड्रोजन प्लस आयन, ये क्लोरीन माइनस आयन, नेगेटिव आयन। ठीक, अब सोडियम था, मान लो यहाँ पे हमने इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई थी, ये सोडियम था यहाँ पे, Na ऐसे रिएक्शन करवाई थी। तो ये सोडियम क्या किया था? इसने इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया था। तो ये हाइड्रोजन जब यहाँ से हट गया तो क्या बच गया था? यहाँ पे क्लोरीन, नेगेटिव आयन बच गया था। तो सोडियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन तो दे देगा उसको और किसमें? पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा और सोडियम पॉजिटिव आयन यहाँ पहुंच जाएगा। तो सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन, ये दोनों कंबाइन होकर के सोडियम क्लोराइड बना देंगे। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो एटम्स आपस में जब कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलो और भी उदाहरण ले लें एक दो। सोडियम पोटाशियम हो गए। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता था आपको कि एसिड जो लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, अम्ल लिया है वो HCl लिया है। अब कोई दूसरा एसिड लेंगे उसके साथ भी इसी प्रकार की अभिक्रिया होगी। जैसे मैं H2SO4 ले लूं, H2SO4 ले लूं। अब की बार मैं जो धातु है वो जिंक ले लेता हूँ, जिंक धातु, और मैंने यहाँ पे जो अम्ल लिया है वो ले लिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल।
तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक को अभिक्रिया करवा रहे, तो पता क्या होगा, ये जिंक जाएगा यहाँ से और इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, विस्थापित कर देगा, और जब ये हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। समझ आ गया होगा अब आपको कि धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातुओं का लवण मेटालिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, चलिए सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम इनका क्या होगा, क्या ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगी या नहीं करेगी। देखिए ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि धातु है हमारे पास सिल्वर, ठीक है, या फिर गोल्ड या फिर प्लेटिनम, आप इसको रिएक्शन करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ, तनु अम्ल के साथ। HCl है या H2SO4 है, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली यहां पे, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, HCl हो, H2SO4 हो, नाइट्रिक एसिड हो, HNO3, कोई अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक है, सारा। तो फिर जो धातु है वो ना तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही थी ये वाली सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ना जल के साथ अभिक्रिया दी, ना ये अम्ल में घुल रही है, तो इनको घोले कैसे, किस में घोले फिर, है ना एक इंटरेस्टिंग प्रश्न कि इन अक्रिय धातुओं को जो क्रिया नहीं कर रही है, इन अक्रियशील धातुओं को किस में घोला जाए, तो किसी में घुलेगी ही नहीं, तो फिर इनको कैसे साफ करेंगे। ये जो आभूषण है गंदे हो जाएंगे, और जो हम धातुएं इस्तेमाल कर रहे हैं सिल्वर से, गोल्ड से, प्लेटिनम से बने हुए बर्तन है या कुछ और ज्वेलरी है या अन्य उपकरण है, तो उनको कैसे साफ करेंगे, फिर उनको कैसे किस में घोले, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक विशेष प्रकार का विलयन तैयार किया जाता है, एक विशेष प्रकार का घोल, और उसमें हमने देखा कि कोई भी एक ले ले, हमने यहाँ पे HCl लिया था, चाहे H2SO4 ले ले, चाहे HNO3 ले ले, तीनों के केस में नो रिएक्शन। ये जो है किसी के साथ भी, तीनों में के किसी के साथ भी नो रिएक्शन। अगर अलग अलग हमने अभिक्रिया करवाई है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन अगर हम एक विशेष विलयन तैयार करें जिसमें से एक HCl और एक HNO3, इन दोनों को मिलाएं और घोल तैयार कर ले एक, इन दोनों को जो मिलाने का जो तरीका है वो क्या है, वो विशेष है, और आपको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या विशेष है, देखिए HNO3, इसका हमको एक भाग लेना है, ठीक है। HNO3 जो है उसका हमको कितने भाग लेना है, एक भाग, और HCl इसका हमको 3 भाग लेने हैं, और इन दोनों को मिक्स कर देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, मिलाने के बाद एक घोल बन जाएगा। एक भाग 3 भाग का मतलब समझ आ रहा है आपको, एक भाग मतलब कि अगर ये हमने 1 ग्राम लिया है, 1 ग्राम, तो यहाँ पे HCl को कितना लेना पड़ेगा, 3 ग्राम, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, बीकर लिया एक, और बीकर के अंदर हमने नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का हमने कितना भाग लिया यहाँ पे, 1 पार्ट, 1 भाग HNO3, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और उसमें कितने भाग मिलाना है हमको, HCl 3 भाग, तो इसके 3 भाग हम जो है यहाँ पे 3 पार्ट किसके ऐड करेंगे, 3 पार्ट 3 भाग जो है वो HCl के ऐड करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को मिला देंगे तो एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होगा, अर्थात ताजा तैयार किया हुआ घोल। इन दोनों को इस अनुपात में मिला दे तो ताजा किया हुआ जो घोल होगा, ताजा जो बनेगा जो घोल, ये बन गया वो ताजा घोल। इसको एक विशेष नाम दिया गया है,
उसको क्या बोलेंगे हम? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया है ये, एक्वा रेजिया। याद रखिएगा क्या बनेगा? एक्वा रेजिया बनेगा। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 में मिलाने पर जो ताजा तैयार किया हुआ घोल होगा उसको एक्वा रेजिया कहेंगे। ठीक है। अब ये जो एक्वा रेजिया है ना, क्योंकि अकेला तनु अम्ल तो नहीं घोल पा रहा था, तो हमने 2 अम्ल मिला दिए, ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई, एक्वा रेजिया बन गया। एक्वा रेजिया बन गया तो एक्वा रेजिया क्या करेगा? एक्वा रेजिया अब सिल्वर को, गोल्ड को, प्लेटिनम को, इन धातुओं को अपने अंदर घोल लेगा, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, घोल लेगा। तो इनको घोलने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। कई बार जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो ठग होते हैं, चीटर्स होते हैं, वो आते हैं कि लाइए आप अपने आभूषण साफ करवा लीजिए, लाइए आपकी ज्वेलरी को हम आभूषणों को चमका दें, नए जैसे बना दें। तो बहुत सारे जो ग्रामीण परिवेश के अंदर रहने वाले औरतें हैं वो लालच में आ जाती है कि साफ हो जाएंगे, तो वो उनको क्या करती है, उनको अपने आभूषण सौंप देते हैं। तो वो उन आभूषणों को क्या करते हैं, ये एक्वा रेजिया जैसा जो घोल है वो रखते हैं, वो उसमें डाल देते हैं, उनको डाल के थोड़ा सा रगड़ देंगे। रगड़ने से वो जो साफ तो हो जाएगी, उसके ऊपर की गंदगी तो हटे ही हटेगी, क्योंकि ये पावरफुल अभिकारक है। और उसको जब वो रगड़ेंगे तो उससे कुछ भाग क्या होगा, उसके अंदर घुल के चला जाएगा, उस घोल के अंदर। और जितना वजन उनकी आभूषण का था वो वजन कम हो जाएगा, है ना। तो और फिर वो चलते टाइम क्या करें, उस घोल को अपने साथ ही ले जाते हैं, तो उसके अंदर उनके साथ वो सोना या चांदी या प्लेटिनम जो भी था वो भी चला जाता है। तो इस तरीके से वो धोखा दे देते हैं। तो हमें सचेत रहना चाहिए ऐसे मामले में कि अगर कोई इस प्रकार का आ रहा है तो पहले वेट करें, उसका वजन करवाएं हम अपने आभूषण का कितना वजन है, और फिर उसको सफाई के लिए दे, अगर देना ही पड़ रहा है तो उसको सफाई करवाएं, फिर हम उसका वजन देख ले कितना है। तो वजन में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगर बहुत अंतर आ रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप इस तरह का काम ना करें। ठीक है। अब आता है धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। देखिए इंटरेस्टिंग है ये वाला, धातु लवण। धातु पहले ही है उसके अंदर, धातु का लवण है जिसमें धातु पहले ही है, और फिर हम धातु से अभिक्रिया करवा रहे हैं। हो गया इंटरेस्टिंग। तो इस इंटरेस्टिंग के अंदर कैसे होगा, क्या होगा वो देखिए। ये धातु लवण है, जैसा मैंने बताया आपको कि धातु लवणों के साथ अभिक्रिया में लवण ऐसा है, इसका धातु का ही लवण है, उसमें धातु उपस्थित है, तो हम उस धातु को ए मान लेते हैं जो लवण में है, और एक दूसरी धातु के साथ हम उसको अभिक्रिया करवा रहे हैं, उस धातु को हमने मान लिया बी। तो जब ए धातु को बी धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे धातु है और वो है ए धातु। याद रखिए ए धातु का लवण, ठीक है, उसको हम किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, बी धातु से। बी धातु से हमने उसको अभिक्रिया करवाया, ए धातु के लवण को बी धातु से अभिक्रिया करवाया, तो पता क्या होगा, अगर ये ए धातु अधिक अभिक्रियाशील है तब तो यही रहेगा, और अगर ये बी अधिक क्रियाशील है, बी की ताकत ज्यादा है, पावरफुल रिएक्टिव है, तो क्या होगा, ए को यहां से हटा देंगे, खुद आ जाएगी इसकी जगह। तो उस केस में क्या होगा, बी धातु का लवण, बी धातु का लवण बनेगा और प्लस में ए धातु बनेगी, ए धातु बनेगी। याद रखिए क्या, धातु ये धातु है, धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण ही बनाएगी और साथ में धातु बन जाएगी। ठीक है, शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम इसको उदाहरण से समझते हैं, और उदाहरण अगर आपने समझ लिया तो ये जो चीज है ना कि धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए मैं एक धातु लवण का उदाहरण ले रहा हूं यहाँ पे, और वो धातु लवण का उदाहरण लिया मैंने CuSO4 कॉपर सल्फेट। यहाँ पे कौन सी धातु है, ए धातु कौन सी है, ये वाली कॉपर, ये है ए धातु, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और मैं इसको बी धातु से रिएक्शन करवा रहा हूं, और वो मैंने यहाँ पे ले लिया जिंक।
ये कौन सी धातु है? बी। ध्यान दीजिए, धातु लवण क्या है? धातु लवण है कॉपर सल्फेट, है ना। और दूसरी धातु हमने कौन सी ली है? बी धातु, वो है हमारे पास जिंक। दोनों को अभिक्रिया करवाया, तो दोनों को जब अभिक्रिया करवा देंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर, ये बनेगा। अर्थात जो ए धातु थी वो तो हो गई है अलग, ये देखो अलग हो गई है, और बी धातु जो थी वो यहाँ पे आई, यहाँ पे जुड़ गई इसके साथ। इसको हटा दिया यहाँ से, किसको हटा दिया? इस ए धातु को हटा दिया यहाँ से, इसको तोड़ दिया अलग अलग। कॉपर अलग हो गया, सल्फेट बचा, SO4 नेगेटिव, और SO4 नेगेटिव जब जिंक के साथ जुड़ा तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया है वो होगी।